still he is being termed as a dictator. मोदी जी बहुत बुरे डिक्टेटर हैं। कांग्रेस पार्टी जो महिलाओं के सम्मान की गारंटी की बात कर रही थी ना, वो महिला सम्मान की नहीं, महिलाओं को वस्तु और सामान की तरह देखने की गारंटी। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्यों होना चाहिए? आप बोलिए भारतीयों को बनाएंगे। Being a part of NSUI to now being the national spokesperson of BJP, what led to this shift? क्योंकि मैंने परिवार पर सवाल उठाए तो पार्टी के लिए चाहे जितना भी कंट्रीब्यूट करो, मुझे हटा दिया गया कि मुसलमान तो कांग्रेस करती है, पर वो सभी मुसलमानों की बात नहीं करती है। वो एक विशेष वर्ग और विशेष कट्टरपंथी सेक्शन के बात करती है कि टीएमसी का मतलब है तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर। और जहां पर संदेश खाली में इतना बड़ा अन्याय हुआ, वहां पर खड़गे जी ने तो आकर संदेश खाली को डिफेंड किया और प्रियंका वाड्रा जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा है, पर अपनी बेटी के नाम को भी भूलकर आज वो लोग उन्हीं तानाशाहों के साथ खड़े हैं। इंडिया अलायंस में बड़ी प्रथा है जेल रिटर्न। मुख्यमंत्री अभी भी जेल में हैं, सिर्फ इनके आम आदमी पार्टी का प्रचारक बाहर है। अब कांग्रेस पार्टी रंग और नस्ल और त्वचा के रंग पर भी बांटने पर आ चुकी है। कुछ लोग 5 वर्ष के चुनाव में अटके हुए हैं। हम लोग इस देश को अगले 50 साल तक कैसे विकसित भारत बनाना है, 47 तक, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। Have you met PM Modi personally? बल्कि उनके साथ जब हम समय बिताते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है कि ये एक कार्यकर्ता के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा है। Where do you see Shehzad Poonawalla in next 5 years? शहजाद पूनावाला 5 साल के बाद 2029 इलेक्शंस जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। Sir, as a national spokesperson, या फिर you will also come out and... Hello and welcome, I am Shreya and you're watching The Pamphlet. Today we have a very special guest with us. He is a young star of the debate shows and he will give us some insights into what are the voting choices or dynamics in the ongoing general elections. And well, whom better we could have got our answers from than someone who has been on both opposite ideological sides of the politics. Thank you very much, Shreya ji. Thank you very much. I am a big consumer of the videos and content that you do at the pamphlet, so I'm very, very happy to be on your show. So first of all, we'll start with knowing about your journey first. Like, you were associated with Congress before, you were a part of NSUI. So from being a part of NSUI to now being the national spokesperson of BJP, what led to this shift? You see, when I was very young, at the age of I think 9 or 10, मुझे सार्वजनिक जिंदगी में समाज के लिए और देश के लिए कुछ तो करना था, पर क्लियर नहीं था कि करना क्या है। Whether it was in field of politics, whether it was in field of any other public service or whether it is in field of journalism, तो ये क्लैरिटी थी नहीं। फिर जैसे जैसे मैंने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की और उस समय पर इतिहास की किताबों में हम लोग आमूमन पढ़ते थे कि कांग्रेस और ख़ास करके कांग्रेस में भी एक परिवार का कितना योगदान है स्वतंत्रता के लिए, तो उससे प्रभावित होकर मुझे लगा कि चलिए देश के लिए यदि कुछ करना है, समाज के लिए यदि कुछ करना है, तो कांग्रेस वो एक प्लेटफॉर्म हो सकती है जिसमें कि आप जुड़कर देश के लिए सेवा कर सकते हो, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में उनका इतना बड़ा योगदान बताया जाता है। अब पता चल रहा है कि किस प्रकार से इतिहास के किताबों में से बाकी लोगों के योगदान को कम कर दिया गया था एक ही परिवार का महिमा मंडन करने के लिए, पर वो आज ये सब जानकारी हम लोग देखते हैं। पर उस समय पर तो ऐसे लगा कि भाई कांग्रेस सबसे अच्छा विकल्प है। तो मैंने उस समय पर कांग्रेस में जो NSUI यूथ विंग और स्टूडेंट्स विंग होता है उसको मैंने ज्वाइन की और कॉलेजेस में लगातार एक्टिविज़म के माध्यम से, अलग अलग इश्यूज़ को उठाने के माध्यम से वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। पर मैं संतुष्ट नहीं था कि बस केवल पुणे के लेवल तक ही या कॉलेजेस और स्टूडेंट्स के लेवल तक ही इश्यूज़ को उठाऊं। मेरे मन में ये हमेशा रहता था कि नेशनल लेवल पर भी कुछ काम किया जाए, और इसीलिए मैं 3-4 महीने अपनी पॉकेट मनी बचाता था। और जब हमारी 1 महीने की छुट्टी होती थी किसी भी कोर्स में, कॉलेज में, तो वो 1 महीने में दिल्ली आता था और 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्य कार्यालय है, वहाँ पर मैं एज ए वॉलंटियर जाकर काम करता था, खास करके मीडिया डिपार्टमेंट में। तो उस समय पर 1 महीने दिल्ली आकर काम करता था, एक्सपीरियंस लेता था, वापस जाता था। इस प्रकार से मेरा रिलेशनशिप नेशनल पॉलिटिक्स में और एक पार्टी के साथ शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि उनको लगा कि भाई इसमें टैलेंट तो है और वैसे भी अपनी सेवाएं मुफ्त दे रहा है और ना कोई चीज़ मांग रहा है, तो इस प्रकार से उन्होंने मुझे नेशनल
में इंटीग्रेट करने का प्रयास किया और धीरे धीरे करके हम लोग जो है कांग्रेस के लिए अलग अलग काम करते थे। पर उस समय पर मेरे मन में कश्मकश रहा करती थी कि एक जो मैंने पढ़ा है कांग्रेस के बारे में, या जो मैंने सुना है, या जो ये बयान देते हैं, या जो दावे करते हैं कि हम लोग ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं, हम लोग जो है बहुत बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक हो जाए पार्टी, हम चाहते हैं कि परिवारवाद नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों को आगे बढ़ाया जाए, मेरिट हो। ये सारी चीज़ें असलियत में ट्रांसलेट होती नज़र नहीं आई और इसीलिए मैंने कई साल प्रयास किया कि वहाँ पर सुधार हो। कई बार राहुल गांधी से लेटर लिखे, राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की, राहुल गांधी से बताने की कोशिश की, पर उसमें कोई भी चेंज नहीं आया और केवल परिवार और केवल डायनेस्टी को ही वहाँ पर तरजीह दी जाती थी। और जब 2017 के गुजरात के चुनाव ऑन थे, उस समय पर राहुल गांधी की ताजपोशी का विषय आया। उस समय हम 2014 का चुनाव बहुत बुरी तरह से हारे थे। तो मैंने सवाल उठाया कि क्या ऐसे व्यक्ति को जो पहले तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और जो दूसरी बात यह है कि उनका एक ताजपोशी किया जा रहा है जिसको चुनाव बता रहे हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को पार्टी को लीड करना चाहिए? तो उस पर मैंने कुछ सवाल उठाए थे और वो सवाल मैंने हालांकि पार्टी प्लेटफॉर्म में उठाए थे, परंतु उनको सार्वजनिक करने का काम कांग्रेस की तरफ से किया गया। तो सारी बातें बाहर आ गई और 2017 में पार्टी ने मुझ पर कार्रवाई की और मुझे बाहर हटा दिया, निकाल दिया। उसके बाद कई वर्षों तक मैं मीडिया में रहा और 2021 नवंबर को मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और यहाँ पर मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने और आदरणीय अमित शाह जी, मोदी जी, राजनाथ जी, इन लोगों ने ये मौका दिया, मुझ पर विश्वास जताया और मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। और तब से लेकर अब तक मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका में यहाँ पर पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ इन शॉर्ट कि मैंने वर्षों तक कांग्रेस के लिए बहुत काम किया, परंतु वहाँ पर क्योंकि एक पार्टी नहीं पारिवारिक सिस्टम है, तो क्योंकि मैंने परिवार पर सवाल उठाए तो पार्टी के लिए चाहे जितना भी कंट्रीब्यूट करो मुझे हटा दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पर ये पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को परिवार की तरह रखती है और इसीलिए परिवार का हिस्सा समझते हुए मुझ पर जो विश्वास जताने का काम भाजपा ने किया और आज मैं उनके साथ काम कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश को आगे ले जा रहा हूं। तो सर वैसे आपने क्या दोनों में कुछ डिफरेंस देखा? आपने कांग्रेस में भी काम करा और अब आप बीजेपी में हैं, कुछ डिफरेंस आपने देखा हो दोनों चीज़ में? देखिए, ऐसा है कि दोनों में मेन डिफरेंस जो है वो इसी लाइन में समअप होता है कि कांग्रेस में पार्टी जो परिवार जो है वो ही पार्टी है। मतलब परिवार के 2 या 3 सदस्य, चाहे सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और अब वाड्रा जी, ये 3.5 सदस्य ही पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में करोड़ों कार्यकर्ता जो पार्टी के हैं वो परिवार की तरह है। मैं आपको दूसरा डिफरेंस देता हूँ। आप और मैं जिस एज कैटेगरी में पढ़ते हैं या आते हैं, आप बताइए कि हर एक राजनीतिक दल जो इंडिया अलायंस में है, लालू जी का दल, वहाँ पर उनकी अध्यक्षता का पद जो है वो तेजस्वी के लिए सुरक्षित है। मुलायम जी की पार्टी, वहाँ पर अध्यक्षता का पद जो है अखिलेश जी के लिए सुरक्षित है। कांग्रेस पार्टी, वहाँ पर अध्यक्षता का पद नाम के लिए तो खड़गे जी को दिया है, परंतु आगे कौन होता है वो राहुल जी ही सब जगह पोस्टर से लेकर कैंपेन में आगे होते हैं। ये डी फैक्टो कंट्रोल पार्टी का राहुल और सोनिया जी और प्रियंका जी के ही हाथ में, तो सोनिया जी की पार्टी का कमान जो है वो राहुल जी के हाथ में है। स्टालिन की पार्टी की अध्यक्षता उदयनिधि स्टालिन को जानी है। सुप्रिया जी जो है शरद पवार जी की बेटी है, शरद पवार जी चाहते हैं कि सुप्रिया ही नेता बनी रहे। तो वहाँ पर जो नेता है वो किसी का बेटी या बेटा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में जो नेता बनता है वो कभी चाय वाले का बेटा, कभी बूथ पर कार्यकर्ता होता है। और यही अंतर है दोनों में। एक में परिवार को तरजीह है, प्राथमिकता है, दूसरे में परफॉर्मेंस को प्राथमिकता है। एक में सरनेम को प्राथमिकता है, एक में मेरिट को प्राथमिकता है। इसलिए बीजेपी का जब से जन्म हुआ है 1980 से लेकर 2024 तक, आप देख लीजिए कि इतने वर्षों में कितने हमारे अध्यक्ष हुए। आप देख सकते हैं कि जनक कृष्ण मूर्ति हुए, अडवाणी जी हुए, वाजपेयी जी हुए, मुरली मनोहर जोशी जी हुए, वेंकैया नायडू जी हुए, राजनाथ सिंह जी हुए, गडकरी जी हुए, अमित शाह जी हुए, नड्डा जी हुए। और नड्डा जी के बाद उनके सुपुत्र नहीं बनेंगे, अमित शाह जी के सुपुत्र नहीं बनने वाले हैं, मोदी जी के सुपुत्र प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है जो जिनको राजनीति में ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही दोनों के बीच में अंतर है। एक परिवार के कल्याण के लिए काम करने वाली पार्टियां हैं
और एक जन कल्याण के लिए काम करने वाली पार्टियां हैं, और यही मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। वैसे तो पॉलिसी वाइज भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास रखती है, मतलब वोट बैंक को रिझाने के लिए छोटे छोटे फायदे देना या छोटे छोटे हितों के लिए बड़े राष्ट्रीय हित का नुकसान करना, चाहे वो अलग अलग चीज़ों पर सॉफ्ट हो जाना हो, आतंकवाद पर सॉफ्ट हो जाना हो वोट बैंक के लिए। और जबकि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण की तरफ अपना लक्ष्य रखती है। तो यदि मान लीजिए कि टॉयलेट देना है तो वो ये नहीं सोचती कि भाई केवल एक ही जाति के लोगों को टॉयलेट देंगे, जो भी गरीब है तो 11 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट बनेंगे ताकि सभी को टॉयलेट मिले, चाहे वो श्रेया हो या सुल्ताना। सर, आपने रिझाने की बात करी, तो यू बीइंग अ पसमानदा मुस्लिम योरसेल्फ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू एक्सप्लेन इट टू आवर व्यूअर्स व्हाट इज दिस कम्युनिटी? पसमानदा समाज जो है वो बेसिकली मुसलमानों का 85% हिस्सा है। पसमानदा वो लोग हैं जो बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं, बहुत ही गरीब हैं, और बेसिकली वो एक मेजर कैटेगरी है जिसको मतलब कह सकते हैं कि ये बैकवर्ड क्लासेस है एक तरह से मुस्लिम समाज में, बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस। ज़्यादातर ये लोग जो है वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स भी माने जाते हैं, और क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि ये बैकवर्ड है, ये इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड है, इनको ज़्यादातर इग्नोर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक 10 या 15% जो अपर क्लास मुस्लिम्स है, ये जो वेल टू डू मुस्लिम्स हैं, उन्हीं को अपना नेता, उनका नुमाइंदा, उनका रहनुमा बनाकर उन्हीं को एक प्रकार से साध कर अपनी राजनीति की है। तो अगर आप देखेंगे भी कि कांग्रेस पार्टी ने किस किस को नेता बनाया है, तो वो सलमान खुर्शीद हो या जो भी उनके अगर मुस्लिम लीडर्स की ओर देखेंगे तो वो सब एक वेरी एलिटिस्ट कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं। जबकि 85% जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो एलिट नहीं है, वो गरीब है, वो पिछड़ा है, और वो पिछड़े और गरीब समाज को कांग्रेस ने लगातार इग्नोर किया है। तो वो इग्नोर्ड समाज भी आज कह रहा है कि मुसलमान तो कांग्रेस करती है, पर वो सभी मुसलमानों की बात नहीं करती है, वो एक विशेष वर्ग और विशेष कट्टरपंथी सेक्शन के बात करती है, जिसको रिझाने के लिए वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी करती है। तो वो सारे मुसलमानों का कल्याण भी नहीं चाहती। तो सर, इनकी क्या वोटिंग चॉइसेस रहेंगी अभी इन इलेक्शंस में? देखिए, मेरे हिसाब से आज जब बात होती है तो मुसलमानों को कई वर्षों तक बहकाने की, भड़काने की ये बहुत प्रयास किए गए हैं, और इसीलिए आज मुसलमान भी सोच रहा है कि इन्होंने हमेशा मुझे जिस प्रकार से साइडलाइन किया है, मुझे कोई गरीबी से निकालने के लिए कोई बात नहीं की, मेरी गुर्बत को मुझे हटाने के लिए कोई बात नहीं की, केवल बात की भावनात्मक मुद्दों पर कि देखिए ये बीजेपी आरएसएस आ रही है, आपको खतरा है, इनसे हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, परंतु उनके कल्याण की कोई बात नहीं की गई। आज ऐसे लोगों के कल्याण के लिए काम अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार की कोई योजना होती है, चाहे वो 80 करोड़ लोगों को राशन देना हो, 50 करोड़ लोगों को कार्ड देना हो आयुष्मान कार्ड, या 44 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन देना हो, 50 करोड़ लोगों तक आपके बैंक का अकाउंट खाते खोलने हो, चाहे वो 11 करोड़ टॉयलेट बनाने हो, 12 करोड़ नल से जल की योजना देनी हो, तो इन सारी जगहों पर आप देखेंगे कि इसका जो फ़ायदा है, इसका जो लाभ है, सबसे गरीब लोगों को मिला, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी हो। और उस वजह से आज जिन मुसलमानों के कभी पक्के आवास नहीं बने थे, जिन मुसलमानों के घर टॉयलेट नहीं बने थे, जिन मुसलमानों के घर नल से जल नहीं लगा था, आज उनके भी घर में ये सारी चीज़ें आज आने लगी है। और इसीलिए वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि इतने वर्षों में कांग्रेस ने हमें क्या दिया? केवल दंगे दिए। जो सबसे बड़े दंगे हुए, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नैली, जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए, वो सब कांग्रेस के राज में हुए। और पिछले 10 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ जिसमें इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों को टारगेट किया गया हो। तो आज एक तो सुरक्षा अगर किसी को मिली है तो वो नरेंद्र मोदी जी के राज में मिली है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिकली इनको डिप्राइव करके रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया, पर आज जिस प्रकार से मोदी सरकार ने सबके कल्याण के लिए काम किया है, सबके विकास के लिए काम किया है, उसका भी बेनिफिट इस समाज को मिला है, क्योंकि वो गरीब है, नॉट क्योंकि वो मुसलमान है। और उनको भी समझ में आ रहा है कि एक ने तो केवल गरीबी दी और दूसरा जो है उससे भावनात्मक मुद्दों पर नहीं बल्कि हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए काम किया। और इसीलिए आज बहुत बड़ा हिस्सा इसका
इस वर्ग का अपने सोच को बदलने के लिए तैयार हो चुका है। और इसमें से खासकर मुस्लिम महिलाओं की अगर बात करें, मुस्लिम महिलाओं को कभी भी कांग्रेस पार्टी ने कोई तरजीह नहीं दी। उल्टा शाहबानू का जब फैसला आया तब उसको पलटने का काम और महिलाओं को एक प्रकार से प्रताड़ित करने वाला काम ये कांग्रेस ने किया राजीव गांधी के समय पर। आज शायरा बानू का जब केस आया, 3 तलाक को रद्द कर दिया गया, तो उस पर कानून बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मतलब कि 50% जो मुस्लिम आबादी है वो महिलाओं की आबादी है, और उनको इस चंगुल से निकालने का, उनको इस कुप्रथा से निकालने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। और इसीलिए मुस्लिम महिलाएं खासकर बहुत बड़े पैमाने पर मोदी जी को समर्थन देती भी है, देती आ भी रही है, और भी समर्थन देने वाली है आने वाले चुनाव में। लेकिन अभी सर, जैसे कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, तो क्या उसमें मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करी गई है? देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस प्रकार की बातें की गई है उससे तुष्टीकरण का पूरा मैनिफेस्टेशन बाहर आ जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉ की बात करती है। अब पर्सनल लॉ का मतलब क्या है? भाई, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। संविधान में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा है। वो कहते हैं कि हम पर्सनल लॉज पे जो है उसके ऊपर चर्चा करके रिफॉर्म लाएंगे। इस प्रकार की शब्दावली ने इस्तेमाल की है। पर इनके रिफॉर्म का मतलब क्या है? अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो शाहबानू में जब एक फैसला आया तो उन्होंने पर्सनल लॉ के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अब अगर इसी प्रकार से इसी ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो शायरा बानू में जब 3 तलाक का फैसला आया, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया और 3 तलाक के कानून का विरोध करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो इसका मतलब ये है कि हालांकि वो कहते हैं कि हम इसमें सुधार करेंगे, परंतु उनका सुधार का जो डेफिनेशन है ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, कट्टरपंथी जो जिसको सुधार मानते हैं वो सुधार वो लाने के लिए शायद प्रयास करेंगे। मतलब कि फिर से एक बार 3 तलाक लागू होगा, फिर से एक बार इसी प्रकार के शरिया कानून लागू होंगे। दूसरी बात, जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बात रखी है कि वो माइनॉरिटी के जजेस को बनाएंगे, माइनॉरिटी को बेनिफिट्स देंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्यों होना चाहिए? आप बोलिए भारतीयों को बनाएंगे, आप बोलिए भारतीयों को, जो गरीब भारतीय हैं उनको ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब जब आप कैटेगराइजेशन ही करते हैं कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, आप एक तरफ कहते हैं कि बहुसंख्यकवाद से खतरा है, मतलब मेजॉरिटी पर हमला करते हैं, और माइनॉरिटी के लिए आप कहते हैं कि हम माइनॉरिटी को ये फ़ायदा देंगे, तो इससे आपका जो असली मंशा है वो समझ में आ जाती है। और माइनॉरिटी की भी परिभाषा मनमोहन सिंह जी ने बताई थी कि माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम्स, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, और एक ने कई बार बताई है। तो अगर इन सारी चीज़ों को समग्र दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी तो सीधे सीधे एक वर्ग को और एक सेक्शन को एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स उनकी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कांग्रेस ने जब कर्नाटका में उनकी सरकार थी 94 में, तब उन्होंने रातों रात मुसलमानों को ओबीसी घोषित करके ओबीसी के कोटे में से निकालकर मुस्लिम को आरक्षण दे दिया। ये उन्होंने आंध्र में भी किया था, ये उन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में भी जो है सजेस्ट किया था। और कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात कांग्रेस ने की। अब धार्मिक आरक्षण देना क्या ये संविधान के साथ है? और वो भी धार्मिक आरक्षण देते हुए ओबीसी एससी एसटी के कोटे को काट कर देना, क्या ये संविधान सम्मत है? और इसके अलावा एक सवाल ये भी पूछना चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी ने एएमयू में मिलने वाले एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को रोका या नहीं रोका? और अगर वो एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के साथ है तो एक बार बता दे कि एएमयू में आरक्षण लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। वो कभी ये स्टैंड नहीं ले पाती है। इसीलिए जब उनको प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप लिख कर दे दो कि आप ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण से काट कर वोट बैंक को आरक्षण नहीं देंगे या धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, तो अभी तक राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी इसको लिख कर देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन राहुल गांधी जो है वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो हाउ डू यू सी इट एज? मतलब क्या है ये प्लान? देखिए, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान जो है ये खुद राहुल गांधी ने केवल मैनिफेस्टो में नहीं बल्कि मैनिफेस्टेशन में भी अपने बयान किया। अभी उनकी एक स्पीच आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि आपकी हिस्सेदारी 50% है, आपको हम 50% धन दे देंगे। इसके अलावा जब उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ तो अगले ही दिन राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं।
प्रियंका वाड्रा का भी एक बयान है कि हम देखना चाहते हैं किसकी कितनी कमाई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी अब ये कह रही है, जो फिर उनके अंकल सैम ने भी 7 समंदर पार से रिएटरेट किया, कि इनका प्लान है कि देश का एक फाइनेंशियल और बाकी सर्वे कराया जाए, किसके पास कितनी संपत्ति है वो देखा जाए, और जिसके पास जितनी संपत्ति है उसमें से 50% लेकर उसे अपने वोट बैंक की ओर ट्रांसफ़र किया जाए। और ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने पहले नहीं किया है, कांग्रेस ने इससे पहले इनहेरिटेंस टैक्स, एस्टेट ड्यूटी टैक्स लाने का काम इन्होंने ही किया था। हाँ, 1985 में इसलिए हटाया क्योंकि 1984 में जब इंदिरा जी की दुखद हत्या हुई थी, तब उनका एस्टेट जो है, उनका जो $1,75,000 है, वो राजीव गांधी जी को मिलना था, तो इसलिए उस समय पर तो ये टैक्स हटा दिया, पर लाने का काम इन्होंने ही किया। 2004 से 14 चिदम्बरम जी ने इसकी पैरवी की, प्लानिंग कमीशन तक वो उसको ले गए। 2023 के आर्टिकल में भी इसकी पैरवी की है कि इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने एक समय पर 71-72 में आप चेक कर लेना, इनकम टैक्स जब कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता था या 10 लाख रुपए कमाता था, तो इनकम टैक्स उस समय पर 9,33,000 होता था। मतलब इतना हाई परसेंट, और 93-95% इनकम टैक्स होता था। कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम थी कि मतलब मैं सैलरी कमा रहा हूँ, मैं टैक्स भर रहा हूँ, उससे बाद भी सरकार मेरे सैलरी में पंजा मार के एक सेक्शन जो है वो डिपॉजिट में कंपल्सरी रखवाती थी। तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। जैसे सर हाल ही में अभी कांग्रेस लीडर का एक स्टेटमेंट आया है कि जिसकी एक वाइफ उसे 1 लाख, जिसकी 2 वाइफ उसे 2 लाख। तो ये किस तरफ इशारा है ये चीज़? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो पूरा स्कीम है उसको कांतिलाल भूरिया ने खोल दिया एक तरह से। कांग्रेस पार्टी जो महिलाओं के सम्मान की गारंटी की बात कर रही थी ना, वो महिला सम्मान की नहीं, महिलाओं को वस्तु और सामान की तरह देखने की गारंटी। आप बताइए कि जब उनके बड़े नेता कहते हैं मंच से कि ये जो हमारी स्कीम है वो ये है कि अगर आपकी एक पत्नी है तो 1 लाख, 2 पत्नी है तो 2 लाख, मतलब वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मतलब ज़्यादा पत्नियां होंगी, बहुविवाह करेंगे, जितनी आबादी बढ़ाओगे उतना आपको अधिकार मिलेगा। ये उसका सबसे विकृत फॉर्म है, जितनी आबादी उतना हक। और आपने देखा भी, अभी एक रिपोर्ट आई कि किस प्रकार से एक समुदाय की आबादी 43% बढ़ी है और दूसरे समुदाय की, जो बहुसंख्यक समुदाय है, उसकी आबादी 7% जो है वो गिरी है 65 वर्ष में। तो ये एक संदेश है कि आप अपनी आबादी बढ़ाओ और आपको आबादी के हिसाब से हम लोग जो है वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट देंगे। और ये क्लियर कट उन्होंने पॉलिसी दी है। पर ये महिलाओं के प्रति भी कितना अपमानजनक है कि महिलाओं के लिए स्कीम तो लाई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है, पर दरअसल ये एक वोट बैंक को साधने के लिए और जो उनके अंदर एक कुरीतियां हैं उसको और बढ़ावा देने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए एक स्कीम का प्रदर्शन है या एक परिचायक है। सर इसी बीच जैसे अभी आपने सैम पित्रोदा की भी बात करी थी, उनके बयान काफ़ी वायरल हुए हैं। उनमें से एक आपने इनहेरिटेंस टैक्स का बोला, दूसरा चीज़ ये था कि इंडियंस को ऐसे उन्होंने डिवाइड करा कि कुछ चाइनीज़, अरब, गोरे, जहाँ जहाँ अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस दे लिव। सो हाउ जस्टिफाइड इज़ दिस स्टेटमेंट? देखिए, सैम पित्रोदा जी जो है वो केवल एक ऑफिस बेरर नहीं, बल्कि वो राहुल गांधी के प्रथम परिवार के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि उनकी जो बातें आई उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको सैक नहीं किया। जयराम रमेश ने केवल इतना कहा कि क्योंकि अंकल सैम ने यह तय कर लिया है कि वो अब इस पद को छोड़ना चाहते हैं, तो ठीक है, उन्होंने पद छोड़ दिया है अपनी मर्जी से। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी तो अंकल सैम को सैक भी नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ते से सैक नहीं किया जा सकता। पद से वो रिजाइन दे सकते हैं, पारिवारिक रिश्ता तो हमेशा बना रहेगा। अब जो अंकल सैम ने कहा है वो शब्द अंकल सैम के है, पर वो सोच कांग्रेस की है। वो सोच कांग्रेस की इसीलिए है क्योंकि जो सैम पित्रोदा ने कहा है उनके बयान को हूबहू रिइटरेट करने का काम अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। जैसे अंकल सैम ने कहा कि भारतीय जो है ईस्ट के जो होते हैं वो चाइनीज़ होते हैं, साउथ के होते हैं अफ्रीकन होते हैं, वेस्ट के होते हैं अरबी होते हैं, नॉर्थ के होते हैं वाइट्स होते हैं। ये उन्होंने जो कहा, इसी प्रकार से अधीर रंजन चौधरी ने अगले दिन कहा कि इसमें गलत क्या है, हमारे भारतीय जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट, प्रोटो निग्रोइट या निग्रेटा, जो कि निग्रो शब्द से जुड़ा हुआ है, जो कि एक अपमानजनक शब्द है, बैंड शब्द है, इस प्रकार का मोंगोलाइट, इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने भी कही।
और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना की जा सकती है। इनका बार बार इस प्रकार से कहना दो चीजें बताता है। कांग्रेस पार्टी जिसने पहले धर्म और जाति के आधार पर बांटा लोगों को, अब कांग्रेस पार्टी रंग और नस्ल और त्वचा के रंग पर भी बांटने पर आ चुकी है। और दूसरी बात, ये जो सोच है ये कांग्रेस के हर एक लेवल पर ये सोच ऑपरेट करती है कि कैसे भारतीयों को, हिंदू समाज को बांटो। इन्होंने तो राम और शिव जी को भी बांट दिया, खड़गे जी ने। तो ये बांटने की राजनीति का सबसे विकृत चेहरा है। और कांग्रेस पार्टी ने जब ये बात कही, तो अब मैं सवाल पूछता हूँ स्टालिन जी से, क्या स्टालिन जी जो सम्मान की बात करते हैं दक्षिण भारत की, क्या ये सम्मानजनक टिप्पणी है कि हम निग्रोटा है या हम अफ्रीकन हैं? क्या ये रेवंत रेड्डी एक्सेप्ट करते हैं? क्या गौरव गोगोई अपने आप को चीनी मानते हैं क्या? तो ये उनको जवाब देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। नाउ सर विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द इलेक्शंस, एज इन 3 फेजेस हो चुके हैं और अभी आगे आने वाले फेज में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बची हैं, जैसे अमेठी और रायबरेली। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डिड गांधी फैमिली डिसाइडेड टू फुली वैंक्विश देमसेल्व्स फ्रॉम देयर ओन फैमिली बैक? देखिए, मुझे लगता है कि 3 फेजेस में, पहले फेज में विपक्ष जो है वो पस्त हो गया, दूसरे फेज में विपक्ष जो है वो ध्वस्त हो गया, और तीसरे फेज आते आते वो अस्त हो गया है, उनका सूर्यास्त हो चुका है। मतलब कि अब जिस प्रकार से उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, जिस प्रकार से वो शुद्ध तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आए हैं, जिस प्रकार से वोट बैंक जिहाद से लेकर उन्होंने इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल करना, पाकिस्तान के साथ समर्थन लेकर पाकिस्तान को भी आतंकवाद पर क्लीन चिट देने का काम शुरू कर देना ताकि एक वोट बैंक को रिझाया जा सके, ये साइंस ऑफ कंप्लीट डेस्परेशन है। और उसी में एक डेस्परेशन का साइन आपको दिखाई देता है कि राहुल गांधी जो पहले चुनाव वायनाड से लड़ लिए हैं, उन्होंने वायनाड की जनता को बताया नहीं कि वो दूसरी सीट से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, पर आखिरी मोमेंट तक वो तय नहीं कर पाते हैं और फिर एकदम पुश कर करके वो रायबरेली जाते हैं। अमेठी जाने की उनकी हिम्मत भी नहीं है। मतलब कि वो कह रहे थे डरो मत, अब वो हो चुका है अमेठी से लड़ो मत। तो उनका अमेठी न जाना और लास्ट मिनट पर कन्विंस किए जाने पर रायबरेली से, जैसे कहते हैं ना, एकदम अनविलिंगली अपना नामांकन भरना, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन की क्या स्थिति होने वाली है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 ला रही है, और अब जिस प्रकार से चुनाव जो दिख रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़बरदस्त जीत मिल रही है। इसीलिए इनके नेता कभी ईवीएम पे भी अभी भी सवाल उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि उनके हौसले अब पूरी तरह से अस्त हो चुके हैं और उनके पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। और अमेठी से तो इस प्रकार से भागे हैं, तो मुझे लगता है कि अमेठी में पिछले 50 वर्षों में जो वो नहीं कर पाए, 5 वर्षों में स्मृति जी ने मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में किया है, और इसीलिए आज वो अमेठी फिर से जाने की स्थिति में नहीं है। जब अमेठी का उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किया केएल शर्मा को, तो सुबह जब मीडिया उनके पास पहुंची और उनसे कहा कि केएल जी आपका तो नाम डिक्लेयर हो चुका है, तो उनके मुंह पर जो लुक था, जो उनके चेहरे पर हाव भाव थे, उससे ही पता चल रहा था कि उनके मन में शायद एक भावना चल रही होगी कि भाई मुझे क्यों फंसा दिया, आप नहीं लड़ना चाहते तो ठीक है, पर भाई मुझे क्यों फंसा दिया। तो इस प्रकार का उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी, तो उसी से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर अमेठी हो, रायबरेली हो या पूरे उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहीं पर नहीं है। उनकी तो पारिवारिक सीटें भी उनके लिए सुरक्षित नहीं बची। देखिए, वो तो बेचारे जो अपना ऑफिशियल रोल है कि वो परिवार के मैनेजर है या परिवार की जो भी बातें होती है उसको वो एग्जीक्यूट करते, तो वो वही किरदार में है। वो सांसद बनने के किरदार में आ भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमेशा सांसद जो उनके परिवार से बनते हैं उनके लिए वो काम करने के लिए वो वहाँ पर लाए गए थे। वो वैसे मूलतः उत्तर प्रदेश के है भी नहीं, शायद पंजाब से है। तो उनकी ना ज़मीन पर कोई पकड़ है, ना उनके जनता से कोई कनेक्शन है। केवल परिवार के एक, मैं कहूँगा, दरबारी बनने के अलावा उनके पास ऐसी कोई उपलब्धि या उनके पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है। तो उन्होंने अमेठी की जनता को भी साफ साफ बता दिया कि मैं तो परिवार का दरबारी था, परिवार का दरबारी बना रहूँगा, जो परिवार कहेगा वही मैं करूँगा। तो अमेठी के लिए तो बहुत अच्छा हो गया। एक तरफ तो उनके पास वो है एक व्यक्ति स्मृति ईरानी, जिसने
इस परिवार को चुनौती देते हुए जिसको पारिवारिक सीट कहते थे, वो पारिवारिक सीट में सेंधमारी करके अमेठी में पिछले 5 वर्षों में इतने काम किए जो 50 वर्षों में नहीं हुए। मतलब कि सोचे 1.5 लाख लोगों को घर बनाना, 3-3.5 लाख लोगों तक नल से जल पहुंचाना, 4 लाख किसानों तक किसान सम्मान निधि पहुंचाना, डायलिसिस सेंटर बनाना, कलेक्टोरेट बनाना, गर्ल्स स्कूल बनाना, सैनिक स्कूल बनाना, ये सारी चीज़ें उन्होंने 50 वर्षों में जो नहीं की गई वो 5 वर्षों में की। और दूसरी तरफ वही पॉलिटिक्स ऑफ परिवारवाद है। अब परिवार का कोई सदस्य आने को तैयार नहीं है तो उनका दरबारी आ रहा है, तो वो क्या कर पाएंगे जब परिवार कुछ नहीं कर पा रहा है। तो जनता के लिए विकल्प बड़ा क्लियर है कि या तो परिवार का कल्याण या तो अमेठी का कल्याण। तो मुझे लगता है अमेठी के कल्याण के साथ स्मृति ईरानी जी के साथ खड़े होंगे, ना कि परिवार के कल्याण के साथ। और सर, अभी दिल्ली में भी इलेक्शंस बचे हैं, अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल गई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इससे कुछ इलेक्शंस के डायनामिक्स चेंज होंगे? इसमें एक ही डायनामिक चेंज होने वाला है कि जो कल तक राहुल गांधी को मीडिया में स्पेस मिल रही थी, वो राहुल गांधी की मीडिया की स्पेस अब अरविंद केजरीवाल कैनिबलाइज करेंगे। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है पॉलिटिकल डायनामिक में, क्योंकि अगर आप दिल्ली का आकलन करेंगे तो दिल्ली में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की 50% प्लस वोट शेयर है। तो यदि ये दोनों साथ आ जाए, ये दोनों अलग अलग आए, ये दोनों पहले भी साथ आए हैं, खुल के नहीं तो बैकडोर से निकाह करके पहले भी साथ में आए, तो तब भी हमारा वोट शेयर 50% के ऊपर था, आज भी हमारा वोट शेयर 50% के ऊपर है। तो मुझे नहीं लगता कि इनके दोनों साथ आने से कोई डायनामिक चेंज होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो इनकी अंदरूनी प्रतिस्पर्धा है इंडिया अलायंस में कि कौन नेता साबित हो, कौन नेता स्थापित हो, उसमें एक और प्लेयर जो है वो अब आ चुका है। तो कहीं ममता जी कह रही थी कि मैं नेतृत्व करूंगी, कहीं स्टालिन जी कह रहे थे मैं नेतृत्व करूंगा, उद्धव जी प्रयास कर रहे थे, विजयन जी प्रयास कर रहे थे, राहुल जी लगे हुए थे। तो अब जो है एक और क्लेमेंट कि भाई इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने वाला मैं रहूंगा, ये एक और क्लेमेंट सामने आया है। जहाँ तक सवाल है कि अब इनको इंटरिम बेल मिल गई, तो ये इंटरिम बेल जो है दरअसल ये एक रेंट पे रिलीफ है, रेंटेड रिलीफ है। जैसे हम लोग के यहाँ पे आपने देखा होगा कई लोग आते ऑक्सफोर्ड रिटर्न, लंदन रिटर्न, पढ़ाई करके रिटर्न होते हैं तो उनको ऑक्सफोर्ड रिटर्न है, ये कैम्ब्रिज रिटर्न है, ये बड़ी यूनिवर्सिटी से रिटर्न। इंडिया अलायंस में बड़ी प्रथा है जेल रिटर्न, जो जेल से रिटर्न होके आता है। तो ऐसे वहाँ पर तो बड़े बड़े लोग हैं जेल रिटर्न। लालू जी कन्विक्टेड है, जेल में थे, उनको बेल मिली तो जेल से रिटर्न हुए। कुछ लोग जो है वो जेल गए हैं और फिर वापस रिटर्न। जेएमएम का तो पुराना इतिहास है जेल के अंदर बाहर जाने का, डीएमके के नेताओं का भी है। तो उनके यहाँ पर कहीं एक बड़ी बेंच स्ट्रेंथ है जेल रिटर्न की। उस बेंच स्ट्रेंथ में अब एक और व्यक्ति का इजाफा हुआ है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जो अभी जेल रिटर्न हुए हैं और वो 21 दिन तक उनको एक प्रचार की परमिशन मिली है, वो भी कई स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ कि आप सीएमओ में नहीं जा सकते, आप कोई दफ्तर में जाकर फाइल नहीं ले सकते, साइन नहीं कर सकते, आप जो है इस केस के ऊपर बयान नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है कि ये कंडीशंस दिखाती है कि कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब तथ्य और दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स देखे तो उनको भी लगा कि इस व्यक्ति को रेगुलर बेल तो छोड़ो, हम केवल कुछ दिनों की मोहलत जो अपराधियों को मिलती है पैरोल की, वैसी मोहलत ही दे सकते हैं। और उस समय पर भी ये कोई मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकता। मतलब एक तरीके से तो मुख्यमंत्री अभी भी जेल में है, सिर्फ इनके आम आदमी पार्टी का प्रचारक बाहर है। जेल से सुप्रीम कोर्ट ने केवल इनके आम आदमी पार्टी के प्रचारक को बाहर किया है, उन्होंने मुख्यमंत्री को अभी भी जेल में ही रखा है और उनको 21 दिन के बाद वही जेल जाना है। तो कुल मिलाकर यही है, ये कोई दोष मुक्त नहीं हुए हैं, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, अपराध मुक्त नहीं हुए हैं। हाँ, कम से कम एक चीज है कि लोकतंत्र इस दंश से मुक्त हो गई। कल तक ये कह रहे थे लोकतंत्र मर चुका है, अब ये कहने लगे कि नहीं लोकतंत्र जिंदा है क्योंकि इनको परमिशन मिली है। तो कम से कम हमारे लोकतंत्र के ऊपर अब कम से कम ये हमला करना बंद कर देंगे। इसमें से एक क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग आप देख सकते हैं। अब सर, अगर हम लोग ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल की बात करें तो देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ चैटर ऑन संदेश खाली, ऑल्सो देर हैज़ बीन दिस अरेस्टिंग वीडियो, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, संदेश खाली में जो हुआ वो एक सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है। संदेश खाली की घटना जो है वो कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्तों पहले की नहीं है,
ये सिस्टमैटिकली टीएमसी के कार्डर्स कर रहे हैं और इससे पहले लेफ्ट के लोग कर रहे थे। और जिस प्रकार से वहाँ पर खास करके हिंदू महिलाएं प्रताड़ित हुई हैं, एक बहुत बड़े पैमाने पर इस पर अब महिलाओं की और वहाँ की जनता का रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। अब आप सोचिए कि इतने वर्षों तक जो ये सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन, इंस्टीट्यूशनल एक्सप्लॉयटेशन चलता रहा, उसके खिलाफ पहले तो आवाज़ उठाना और फिर अपने आप को मीडिया स्क्रूटनी में सब्जेक्ट करना और बाहर आकर अपनी बातों को रखना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। आपने देखा जब ये पहले आरोप लगने लगे तो शाहजहां शेख को स्टेट गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, 55 दिन तक उसको बंगाल की पुलिस ने बचाया। जब उसको सीबीआई के पास केस ट्रांसफ़र किया गया तो सुप्रीम कोर्ट तक वेस्ट बंगाल की सरकार पहुंची, वो नहीं पहुंचा। तो उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड स्टेट प्रोटेक्शन किस प्रकार से मिला था, ये वहाँ के लोगों के सामने और देश के सामने क्लियर है। और ऐसी परिस्थितियों में अपनी आवाज़ को बुलंद करना बहुत ही कठिन काम होता है। मीडिया वाले जब वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गए तो रिपब्लिक के एक मीडिया वाले को जेल में डाल दिया गया। तो मुझे लगता है कि आज इस पूरे प्रकरण से एक चीज़ स्पष्ट है कि टीएमसी का मतलब है तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर। दूसरा कि कैसे सिलेक्टिवली इंडी अलायंस के लोग, जो वैसे तो महिला उत्पीड़न के विषय पर बहुत कुछ बोलते हैं, वो प्रज्वल रेवन्ना पर जरूर बोलेंगे, वो रेसलर्स पर जरूर बोलेंगे और उन दोनों चीज़ों में कार्रवाई हुई। पर जहाँ पर संदेश खाली में इतना बड़ा अन्याय हुआ, वहाँ पर खड़गे जी ने तो आकर संदेश खाली को डिफेंड किया और प्रियंका वाड्रा जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है आज भी। और आज भी जब दबाव डालकर उन विक्टिम्स को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, एनसीडब्ल्यू ने इसके बारे में बताया है, तो उन महिलाओं के साथ खड़े होने के बदले, उनके प्रति ममता दिखाने के बदले वो शाहजहां शेख के प्रति ममता दिखा रहे हैं। यही चीज़ हमने नेहा हिरेमत केस में भी देखी कि क्योंकि नेहा हिरेमत का अपराधी फयाज नाम का व्यक्ति था, तो वोट बैंक इतना ज़रूरी हो गया कि महिला उत्पीड़न को पीछे रखा गया। और नेहा हिरेमत के परिवार से आज तक प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी ने बात नहीं की। उनसे मिलने का काम आदरणीय अध्यक्ष जी नड्डा जी ने किया और उनकी मांग है कि सीबीआई का प्रोब हो, पर उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो ये दिखाता है कि कैसे वोट बैंक को वो तोलते हैं महिला सुरक्षा के साथ, और जहाँ पर वोट बैंक भारी पड़ जाता है वहाँ पर महिला सुरक्षा पर ये लोग चयनात्मक रूप से चुप हो जाते हैं। But so what is this issue? That sting video, one alleged sting video that has come out. What is this issue? देखिए, मुझे लगता है कि अभी एक प्रयास ये किया जा रहा है कि संदेश खाली हुआ ही नहीं, और इसीलिए कभी कभी वेस्ट बंगाल की सरकार और पुलिस कोई डॉक्टर्ड वीडियो या कोई डॉक्टर्ड नैरेटिव को खड़ा करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। कभी वो किसी एक रैंडम व्यक्ति का एआई से मैनिपुलेटेड वीडियो जो है उसको प्रस्तुत करती है, या कभी वो किसी पे दबाव डालकर शिकायत वापस करवा कर कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये नैरेटिव बनाने की कोशिशें कर रही है। पर मुझे लगता है इसमें क्योंकि एनसीडब्ल्यू और कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, सीबीआई ने संज्ञान ले लिया, सीबीआई कोर्ट के संज्ञान में काम कर रही है, मैं तो कहता हूं कि जो भी आपके पास तथ्य है वेस्ट बंगाल पुलिस के पास, उनको सीबीआई के पास सौंपना चाहिए। सीबीआई उसमें जांच और देखे क्या सच है और क्या झूठ है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर, जैसे अभी आपने फेक न्यूज़ की बात करी, डॉक्टर्ड वीडियोस की बात करी, तो इन डॉक्टर्ड वीडियोस को लेफ्ट लॉबी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। जैसे हमने देखा होम मिनिस्टर अमित शाह की डॉक्टर्ड वीडियो आई, प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी काफ़ी आई, काफ़ी फेक वीडियोस, उनके बयान की हम रिजर्वेशन हटा देंगे ऐसे करके। तो आपको क्या लगता है इन फेक वीडियोस से क्या वोटर्स की चॉइसेस पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये जो इंडी अलायंस और इनका पूरा इकोसिस्टम है, वो हमेशा से फेक नैरेटिव्स और फेक वीडियोस इसी के सहारे रहा। ये कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं वो। हाँ, उनकी जो तीव्रता है इसको करने की, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि जैसे बताते हैं ना कि दिया बुझने से पहले सबसे ज़्यादा फड़फड़ाता है, तो ये वो दिया बुझने से पहले ये फड़फड़ाने वाली वो स्थिति है जिसमें कि वो तेज़ी से और तीव्रता से फड़फड़ा रहा है। पर इसके फड़फड़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग इनके फेक नैरेटिव को बहुत पहले से पहचान चुके। ये रफ़ाल में भी फेक नैरेटिव लेकर आए थे 2019 से पहले, ये पेगासस का फेक नैरेटिव लेकर आए, ये फिर ओबीसी का जो जिस प्रकार का फेक नैरेटिव खड़ा करने का काम
विधानसभा चुनाव से पहले कर रहे थे, उसमें भी जवाब जनता ने दिया है। तो ऐसे कई फेक नैरेटिव्स लाने का वो प्रयास करते रहते हैं, और इस बार उनका फेक नैरेटिव, क्योंकि उनका इकोसिस्टम चला नहीं पा रहा था, तो फेक वीडियो के सहारे आगे, जिसमें कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण जो अवैधानिक इलीगल है उसको खत्म करेंगे, तो उसको वो मैनिपुलेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ओबीसी SC ST आरक्षण खत्म करेंगे। और जब इसको काउंटर किया गया, जब इस पर फिर हमने बोला अपनी बात को स्पष्टता से कि हम आरक्षण नहीं, हम मुस्लिम आरक्षण जो है अवैध है उसको खत्म करेंगे, और आप लिख कर दे दो कि आप मुस्लिम आरक्षण नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी जो सारी की सारी पोल थी वो इस विषय पर खुल गई, और इसके लिए अब वो इस विषय पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। अब उन्होंने पूरा का पूरा ध्यान एक नए नैरेटिव पर कि ईडी CBI का मिसयूज हो रहा है, इस नैरेटिव पर वो चले गए हैं। अब वो इस नैरेटिव को 6 महीना चलाएंगे। तो जब तक इनके पास ये आखिरी लॉ बुझने से पहले जितनी भी उनके अंदर क्षमता है, वो उस हिसाब से इस नैरेटिव को स्प्रेड करने का प्रयास करेंगे। पर इसकी एक्सपायरी डेट है 4 जून। 4 जून के बाद ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। क्योंकि सर एक हैशटैग करके स्टार्ट हुआ है पोल ह्यूमर, जिसमें तो इनफैक्ट ममता बनर्जी ने तो एक यूज़र के अगेंस्ट केस भी कर दिया बिकॉज उन्होंने कोई एक मीम पोस्ट किया था उनका। वही सिमिलर लाइंस पे PM मोदी का भी एक सिमिलर मीम आया, लेकिन PM मोदी रीशेयर्ड इट एंड एक हैशटैग पोल ह्यूमर करके। तो लेकिन स्टिल ही इज़ बीइंग टर्म्ड एज अ डिक्टेटर। तो व्हाई डू यू थिंक सो? मतलब क्या डिफरेंस है? इज़ ही अ डिक्टेटर? देखिए, मुझे लगता है कि वैसे तो एक काम जो नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाए हैं, 10 वर्षों में उन्होंने देश की दशा और दिशा को बदला है। देश को 10वें से 30वें स्थान पर ले जा रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है, दुगने रेट से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, G20 हुआ, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है वो किस प्रकार से बदली है, यूक्रेन रशिया क्राइसिस में हमने देखा। पर एक चीज़ नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाए हैं, जिसके बारे में मुझे लगता है कि अधिक ज्ञान इंडिया अलायंस के लोगों को है, वो है अच्छा डिक्टेटर बनना। मोदी जी बहुत बुरे डिक्टेटर हैं। देखिए अब कैसा डिक्टेटर है कि भाई अगर कोई उनके ऊपर मीम बनाते हैं तो उनको ना कोई जेल में डालते हैं, ना उन पर कोई कार्रवाई करते हैं, ना कोई नोटिस जारी करते हैं, वो तो और रीट्वीट करके उसको और बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के मूल चरित्र में ही नहीं है डिक्टेटर बनना, इसीलिए ही इज़ वेरी बैड एट बीइंग अ डिक्टेटर। जबकि वहाँ पर इंडिया अलायंस में तो नेचुरली बॉर्न डिक्टेटर्स हैं। मतलब सोचिए, ममता दीदी ने तो, एक व्यक्ति ने फेसबुक पर एक कार्टून शेयर कर दिया तो 11 साल उस पर केस चला, किसी ने जय श्री राम बोल दिया तो उसको जेल में डाल दिया। अभी ये जो ममता दीदी के ऊपर जो मीम टेम्पलेट जो चल रहा है, जो अलग अलग नेताओं का बन रहा है, तो वो शेयर कर दिया तो कोलकाता पुलिस ने उनको धमकी देते हुए पूछा लोकेशन बताओ अपना। और फिर आपने देखा होगा कि उद्धव जी की जब सरकार थी तो कंगना रनौत का घर तोड़ दिया था इन लोगों ने, तो वो एक डिक्टेटर का परिचय है। अब पंजाब में खैरा जी को गिरफ्तार आम आदमी पार्टी ने किया, तब कांग्रेस उनको डिक्टेटर बोलती थी। केरल की जो विजयन सरकार है, उन्होंने जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुधाकरन जी पर केस फाइल कर दिया था, उनको शायद अरेस्ट भी किया था, तो कांग्रेस उनको डिक्टेटर बोलती थी। तो जिनको वो एक दूसरे को डिक्टेटर भी बोलते हैं, पर कहते हैं हम लोग डिक्टेटरशिप के खिलाफ डेमोक्रेसी बचाने के लिए एक हुए हैं, परंतु असली जो डिक्टेटोरियल टैलेंट है वो सारा का सारा इंडिया अलायंस में ही है। और इसीलिए सबसे जो महान डिक्टेटर इनके बीच की रही हैं वो इंदिरा जी रही हैं। इनके डिक्टेटर का प्रमाण तो आज भी लालू जी के परिवार पर दिखता है। लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा है। मीसा का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, वही काला कानून जिसमें लालू जी बंद हुए थे और जिसके चलते लालू जी ने अपनी सुपुत्री का नाम मीसा रखा, ताकि उनको हमेशा याद रहे कि इमरजेंसी किसने लाया, किसने संविधान को कुचला, कौन तानाशाह है। पर अपनी बेटी के नाम को भी भूलकर आज वो लोग उन्हीं तानाशाहों के साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि डिक्टेटोरियल टैलेंट उनमें है, और ये निश्चित रूप से ये हमारी पार्टी की, हमारे अलायंस की कमज़ोरी है कि हम उनकी तरह डिक्टेटोरियल टैलेंट को इकट्ठा नहीं कर पाए। By the way, sir, have you met PM Modi personally? नरेंद्र मोदी जी, ऐसा है कि हमारे पास तो ऐसा नेता है जो इतने एक्सेसिबल है पार्टी की मीटिंग्स में, तो पार्टी की मीटिंग्स में एक साधारण कार्यकर्ता को भी उनसे मिलने का अवसर मिलता है। और कई बार हमारी जब नेशनल एग्जीक्यूटिव, नेशनल काउंसिल ऐसी मीटिंग्स होती है जहाँ पर प्रधानमंत्री जी होते हैं, वहाँ पे पूरे तरह से वो एक कार्यकर्ता के रूप में बैठते भी हैं। और फिर जैसे हमारी कोई ब्रेक होती है, कोई मीटिंग के बाद हम लोग के पास कुछ समय होता है,
तो वहाँ पर उनसे मिलने का बहुत ही ईजी और एक्सेसिबल रहते हैं। और यही हमारे नेतृत्व की खासियत है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, चाहे नड्डा जी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। तो सारे नेता जो है वो कार्यकर्ताओं से ही नेता बने हैं, तो वो कार्यकर्ताओं के नेता है। और ये भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसीलिए कार्यकर्ता के साथ उसी प्रकार के सम्मान भाव के साथ पेश आते हैं। और वो एक्सेसिबिलिटी सभी के साथ होती है, केवल मेरे साथ। वो एक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता की भूमिका में ही हमारे साथ वो हमेशा रहते हैं। उनसे हमें कभी ऐसा आभास नहीं होता कि वो एक बड़े पद पर है, बल्कि उनके साथ जब हम समय बिताते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है कि ये एक कार्यकर्ता के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा है कि एक कार्यकर्ता जो आम से आम कार्यकर्ता भी है, उसको भी माँ भारती की सेवा करने का इतना बड़ा मौका मिल सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म की खासियत भी है, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विनम्रता भी है कि इतने बड़े पद पर होने के बाद भी वो अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में ही रखते हैं, और एक सरल कार्यकर्ता की तरह ही उनका व्यवहार बाकी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ होता है। Okay, so now coming back to the last question, where do you see Shehzad Poonawalla in next 5 years? In the BJP, working towards winning the 2029 elections. 2024 तो हम जीत ही रहे हैं, एनडीए 400 पार हो ही रहा है। शहजाद पूनावाला 5 साल के बाद 2029 इलेक्शंस जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। Sir, as a national spokesperson, या फिर you will also come out and भारतीय जनता पार्टी में हम अपना दायित्व खुद तय नहीं करते। जो दायित्व, जो जिम्मेदारी, जो काम हमें मिलता है, वो पार्टी एक सामूहिक निर्णय से फैसला लेती है उस पर। तो जो भी पार्टी तय करेगी, उनको जो भी लगेगा कि मुझे यदि प्रवक्ता के रूप में इस्तेमाल करना है या मुझे किसी और दायित्व में उन्हें लगाना है, तो वो पार्टी का निर्णय, पार्टी जो भी निर्णय करेगा उसके साथ हम हैं। पर हाँ, एक कार्यकर्ता की सबसे अहम भूमिका होती है भारतीय जनता पार्टी में, बिकॉज इट इज़ अ वर्कर्स पार्टी। और एक कार्यकर्ता के रूप में तो मैं आपको निश्चित कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केवल 24 से लेकर 29 के लिए नहीं, बल्कि 29 से लेकर 34 और 34 से लेकर 39 के इलेक्शंस के लिए भी हम लोग जिस प्रकार से पार्टी के लिए प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए रोड मैप बना सकते हैं, और देश को कैसे आगे ले जाना है उसके रोड मैप पे हम लोग काम कर रहे होंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई एक 5 वर्ष के चुनाव के लिए काम नहीं करते। हम अगले 50, 60 साल, 100 साल, 1000 वर्ष की प्लानिंग करते हैं कि हमें देश को कैसे आगे ले जाना है। और यही अंतर है, कुछ लोग 5 वर्ष के चुनाव में अटके हुए हैं, हम लोग इस देश को अगले 50 साल तक कैसे विकसित भारत बनाना है, 47 तक, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। ये हमारी प्राथमिकताओं में अंतर है। thank you, sir. It was a lovely conversation with you. Thank you so much.